किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझना ये अपने आप में एक कला है और आज हम बात करने वाले हैं इसके एक बहुत ही जरूरी पहलू की, वो है कर्ज यानी डेट। तो सवाल ये उठता है कि किसी कंपनी पर जो कर्ज होता है वो उसकी ताकत की निशानी है या फिर कमजोरी की, है ना कंफ्यूजिंग। देखिए, एक तरफ तो कर्ज किसी भी कंपनी को जबरदस्त ग्रोथ दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यही कर्ज सबसे बड़े रिस्क की वजह भी बनता है। अब देखिए, कंपनियां पैसा जुटाने के लिए मोटे तौर पर दो रास्ते चुनती हैं। पहला तो है कर्ज मतलब डेट। इससे ग्रोथ तो बहुत तेज होती है और रिटर्न भी ज्यादा मिलने के चांस होते हैं। और दूसरा रास्ता है इक्विटी का, यानी मालिकों का अपना पैसा। इसमें ग्रोथ थोड़ी संभल कर होती है, लेकिन ये रास्ता सेफ ज्यादा माना जाता है। तो फिर इस पहेली को सुलझाएं कैसे? यहीं पर काम आता है हमारा हीरो टूल, डेट टू इक्विटी रेशो, जिसे हम शॉर्ट में D/E रेशो कहते हैं। ये आप समझ लीजिए एक ऐसा फाइनेंशियल मीटर है जो किसी कंपनी की टोटल देनदारी यानी लायबिलिटीज को उसके शेयर होल्डर्स की इक्विटी से कंपेयर करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी कर्ज और अपने पैसे के बीच बैलेंस कैसे बना रही है। और इसका फॉर्मूला अरे बिल्कुल सिंपल है, टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। अब आसान भाषा में समझे तो टोटल लायबिलिटीज का मतलब है कंपनी पर कुल कितना उधार है और शेयर होल्डर इक्विटी का मतलब है कि मालिकों का असल में कितना पैसा बिजनेस में लगा है। और सबसे बढ़िया बात, ये दोनों ही नंबर आपको किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट पर आराम से मिल जाएंगे। चलो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपनी की टोटल लायबिलिटीज हैं 150 करोड़ रुपए, ठीक है, और उसकी शेयर होल्डर इक्विटी है 100 करोड़ रुपए। तो हमें बस करना यह है कि लायबिलिटीज को इक्विटी से डिवाइड कर देना, मतलब 150 को 100 से। और नतीजा क्या निकला? 1.5। बस यही वो जादुई नंबर है जो हमें कंपनी की कहानी बताएगा। तो इस 1.5 का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कंपनी में लगे मालिकों के हर 1 रुपए के बदले कंपनी पर 1.5 रुपए का कर्ज है। लेकिन अब आता है $1 मिलियन क्वेश्चन। ये जो 1.5 का रेशियो है, ये ज्यादा है या कम? मतलब ये अच्छा साइन है या बुरा? देखिए, एक मोटा मोटा नियम तो ये है कि अगर रेशियो 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब कंपनी पर इक्विटी से ज्यादा कर्ज है, और अगर 1 से कम है तो इसका ठीक उल्टा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मजा तो अब शुरू होता है, क्योंकि एक अच्छा या बुरा DE रेशियो पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी किस इंडस्ट्री में है। जैसे मॉर्गेज रीट्स के लिए 2.93 का एवरेज DE रेशियो नॉर्मल बात हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए ये एवरेज सिर्फ 0.33 के आसपास होता है। देखा कितना फर्क है? तो मतलब साफ है, किसी भी कंपनी के DE रेशियो को हमेशा उसी की इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से कंपेयर करना चाहिए। आप देख सकते हैं, मॉर्गेज और गैम्बलिंग जैसी इंडस्ट्रीज में ज्यादा कर्ज लेना एक आम बात है, जबकि बायोटेक्नोलॉजी और माइनिंग जैसी इंडस्ट्रीज में कर्ज बहुत कम होता है। तो कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। ओके, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये रेशियो क्या है और इसे कैसे समझना है, पर एक इन्वेस्टर असल में इसका इस्तेमाल करता कैसे है? प्रैक्टिकली इसका क्या यूज है? वेल, कई इन्वेस्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं भविष्य के मल्टी बैगर स्टॉक्स खोजने के लिए। जैसे बजाज फिनसर्व का एक सुझाव है कि अगर कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ रहा है जो आगे चलकर मल्टी बैगर बन सकता है, तो उसका DE रेशियो 0.3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक तरह का फिल्टर है कम रिस्क वाले और हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक्स को पहचानने का। और यहाँ स्क्रीन पर कुछ असल उदाहरण भी हैं। ये इंडिया की कुछ जानी मानी बड़ी कंपनियां हैं जिनका DE रेशियो 0.2 से भी कम है, जैसे कि CDSL, IRCTC, जिलेट इंडिया, ये सब। जाहिर है ये उनकी मजबूत फाइनेंशियल कंडीशन का एक बड़ा सबूत है। लेकिन एक मिनट, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सिर्फ DE रेशियो ही सब कुछ नहीं है। हाँ, ये एक बहुत पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी अपनी कुछ कमियां भी हैं। जैसे कि ये रेशियो हमें ये नहीं बताता कि कर्ज शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। ये भी नहीं बताता कि कंपनी प्रॉफिट कमा भी रही है या नहीं, ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। इसीलिए समझदारी इसी में है कि कंपनी की पूरी पिक्चर समझने के लिए D/E रेशियो के साथ साथ दूसरे फाइनेंशियल रेशियोज को भी जरूर देखा जाए। तो अब असली सवाल ये है, जब अगली बार किसी कंपनी का एनालिसिस करेंगे तो उसके कर्ज को एक रिस्क की तरह देखेंगे या एक मौके की तरह? उम्मीद है इस बातचीत के बाद इस सवाल को देखने का नजरिया अब थोड़ा और साफ हो गया होगा।